मैं अहमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है तत्वों की वर्गीकरण एवं आवर्तीता। और ये पूरा जो चैप्टर है वो आपका आवर्त सारणी पर बेस्ड है। कैसे आवर्त सारणी की खोज हुआ, कौन कौन से साइंटिस्ट उसमें योगदान दिए, आगे कैसे तत्वों का अरेंज किया गया, उन तत्वों का आवर्त सारणी के आधार पर उनके गुण के आधार पर कैसे अरेंज किया गया, ये सारे चीज़ हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं या आगे देखने वाले हैं। ठीक है। और अभी हमारा जो टॉपिक है वो है आयनन एंथैल्पी। इसी को बोलते हैं आयनन ऊर्जा या इसी को बोलते हैं आयनन विभव। इससे पहले भी हम लोग बहुत सारे टॉपिक जो है क्लियर कर चुके हैं, है ना। तो अभी हमको ये वाला टॉपिक क्या करना है, क्लियर करना है, जानना है कि आयनन एंथैल्पी या इसी को बोलते हैं आयनन ऊर्जा या इसी को बोलते हैं आयनन विभव होता क्या है, किसे कहते हैं। तो परिभाषा तो इसका एकदम सरल है, लेकिन अगर हम बुक के परिभाषा के हिसाब से लिखेंगे तो थोड़ा सा बड़ा है, बट बड़ा ही सरल है। कौन हमारा आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा या आयनन विभव क्या होता है, तो आप ये बोल सकते हैं कोई परमाणु है, परमाणु के बीच में आपको पता है नाभिक है, और नाभिक के अंतिम कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन है। पहले कक्षक की बात नहीं कर रहा मैं, अंतिम कक्षक की बात कर रहा हूँ, 72 कोष की बात कर रहा हूँ। जैसे हम लोग जो है अगर बेरिलियम की बात करते हैं तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s2 और ये क्या हो जाता है, 2s2 हो जाता है। तो इसके जो दूसरा कक्षा है इसमें कितना, देखो पहला में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, 72 कोष की इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो किसी भी परमाणु में या किसी भी परमाणु के जो 72 कोष का जो इलेक्ट्रॉन है, कौन सा कोष का भाई, हमारा 72 जो कोष का इलेक्ट्रॉन है, उस 72 कोष के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, 72 कोष का क्या है जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इस 72 कोष के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की क्या होती है, हमारी आवश्यकता होती है, जितना ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, वही ऊर्जा आपकी क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा। तो परिभाषा एक सिंपल ये लिख सकते हैं, किसी परमाणु के अंतिम कक्षक में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वह आवश्यक ऊर्जा ही आपकी क्या कहलाती है, आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा कहलाती है। और आयनन ऊर्जा को IE से क्या की जाती है, प्रदर्शित की जाती है। किसे प्रदर्शित की जाती है भाई, IE से, है ना। तो IE से क्या की जाती है, इसको प्रदर्शित की जाती है। तो इस प्रकार से आसानी से इसको क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है, प्रदर्शित की जा सकती है। तो ये तो हो गया हमारा आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा की सामान्य परिभाषा किसी परमाणु के, या इसी परिभाषा और बढ़ा देंगे तो और कर सकते हैं, किसी उदासीन, विलगित, है ना, अथवा गैसीय परमाणु के 72 कोष के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वही ऊर्जा उसकी क्या कहलाती है, आपकी आयनन ऊर्जा कहलाती है। नहीं तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं किसी परमाणु के अंतिम कक्षक में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वही ऊर्जा आपकी क्या कहलाती है भाई, आयनन ऊर्जा कहलाती है। तो चलिए हम उसी परिभाषा को थोड़ा सा क्या करते हैं, लिखते हैं, क्या है कैसा है इसको देखना है ना, उसी को पढ़ते हैं। तो ये हम लोग लिख देते हैं किसका भाई, हमारा आयनन ऊर्जा। क्या लिखेंगे अभी हम लोग, आयनन ऊर्जा लिखने वाले हैं। ओके, चलिए तो हम लोग किसके पास चलते हैं, आयनन ऊर्जा। तो मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ भाई, आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा तो पूरा लिखेंगे तो लिख सकते हैं किसी उदासीन, है ना, या गैसी, है ना, अथवा विलगित, है ना। तो किसी उदासीन या गैसी अथवा विलगित परमाणु के बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए, को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की क्या होती है भाई, आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा की
क्या होती है हमारी, आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, क्या कहलाती है हमारी, आयनन ऊर्जा कहलाती है, आवश्यकता होती है, आयनन ऊर्जा कहलाती है। तो ये हमारा परिभाषा हो गया। आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं बोले तो आप बताना, किसी उदासीन, विलगित अथवा गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही ऊर्जा आपकी क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी कहलाती है या आयनन एंथैल्पी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बोल सकते हैं कि कोई भी परमाणु, जैसे हमारा बेरिलियम परमाणु है, बेरिलियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 और क्या है हमारा 2s2 है। तो इसमें पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को क्या करने के लिए, बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है, वही आपकी क्या कहलाती है भाई, आयनन ऊर्जा के नाम से जानी जाती है, आयनन ऊर्जा कही जाती है। और आयनन ऊर्जा को है ना आई से प्रदर्शित की जाती है, उसको आयनन ऊर्जा को किससे भाई, हमारा आई है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी से क्या की जाती है, दर्शाई जाती है। तो इस तरीक़ा से आयनन ऊर्जा की जो परिभाषा है वो क्या की जा सकती है, लिखी जा सकती है, समझी जा सकती है। तो इसमें इतना ही छोटा सा है, ज़्यादा नहीं है। और इसे हम लोग जो है किलो जूल पर मोल से इसकी इकाई को क्या की जा सकती है, दर्शाई जा सकती है। किससे भाई, इसका अगर हम छोटा सा इकाई की बात करें तो किलो जूल पर मोल से इसको क्या की जा सकती है, इसकी इकाई को दर्शाई जा सकती है। तो ये तो हो गया आयनन ऊर्जा की परिभाषा, या आयनन ऊर्जा को हम इस प्रकार से कैसे समझते हैं, ये हो गया। तो छोटा सा है, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है, तो इसको हम लोग देख लिए भाई, है ना। चलिए आयनन ऊर्जा से रिलेटेड कुछ और बात करते हैं। आगे है उत्तरोत्तर आयनन एंथैल्पी। उत्तरोत्तर आयनन एंथैल्पी का मतलब ये होता है, जैसे किसी परमाणु के अंतिम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए फिर से बेरिलियम को ही ले रहे हैं, उदाहरण के लिए हम बेरिलियम को इसलिए ले रहे हैं, इसके ही समझते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 4 है। तो यहाँ पर 1s2 2s2 क्या हो जाता है हमारा, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो इसके पहला कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन है और दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर जो पहला कक्षा है, पहला कक्षा में अगर हम बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है। और ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस, नाभिक है, ठीक है। अब यहाँ पर जो नाभिक होता है, और ये पहला कक्षा हो गया, दूसरा कक्षा। अब यहाँ पर दूसरा कक्षा में हमारा क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक साथ बाहर नहीं निकाला जाता है भाई। पहले हम लोग क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, तो उसका जो भी आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो रहता है। तो एक इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कर लिया, पहले बाहर निकाल लिया। जब हम क्या करते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, जब बाहर निकालते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हो गया और ये क्या हो गया हमारा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन हो गया। जैसे ही वहाँ से सेकेंड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो वहाँ पर जो आयोनाइजेशन जो एनर्जी होता है, मान लो इसको हम लोग पहला कर दिए, है ना, उसको हम लोग क्या कर दिए, हमको पहला कर दिए। ये पहला हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी है, ये आई हो गया पहला वाला। और दूसरा को जब निकालते हैं तो उसको हम लोग क्या लिख देते हैं, Ie2 लिख देते हैं। ये द्वितीय आयनन ऊर्जा को शो करता है और ये प्रथम आयनन ऊर्जा को शो करता है। तो इन दोनों ऊर्जा का जो मान होता है, उन दोनों ऊर्जा के मान में क्या होता है, अंतर होता है। इसमें पहला जो आयनन ऊर्जा होता है इसका मान क्या होता है हमारा, कम होता है, और दूसरा जो आयनन ऊर्जा होता है उसका मान क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है। जैसे मान लो हम लोग एक और उदाहरण ले लेते हैं, मान लो एल्युमिनियम का लेते हैं। किसका लेते हैं, एल्युमिनियम का। सेकंड हमारा एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई, इसका परमाणु क्रमांक होता है 13, ठीक है। अब 13 परमाणु क्रमांक है। अब इसको हम लोग देखेंगे तो अंतिम में कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p, है ना, 6 और 3s2 और 3p कितना है हमारा 1। अंतिम में 3 इलेक्ट्रॉन है इसका, कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन,
तो 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। और तीसरा जो कक्षा है उसमें आपका है कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक हो गया। अब 3 इलेक्ट्रॉन को एक साथ निकालना पॉसिबल ही नहीं है भाई, आप एक साथ निकाल ही नहीं सकते हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाता है हमारा E1। अब हम फिर उसके बाद दूसरा को निकालते हैं तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाता है E2। अगर हम तीसरा इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी कितना हो जाता है आपका IE3। अब यहाँ पर क्या होता है, पहला को जब निकालते हैं ना, इलेक्ट्रॉन को जब बाहर निकालते हैं तो इसके लिए जो ऊर्जा है वो कम लगता है। जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन के पास पहुँचते हैं ना तो उसको निकालने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा ऊर्जा लगता है। और अगर हम तीसरा इलेक्ट्रॉन को निकालें तो और भी ज़्यादा ऊर्जा लगता है। मतलब इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसका होता है, IE3 का होता है, फिर दूसरा का होता है, और सबसे कम किसका होता है हमारा पहला का, सबसे कम होता है पहला का होता है। तो जैसे जैसे आप क्या करते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्रमशः निकालते जाते हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होता है, फिर दूसरा को, फिर तीसरा को अगर हम निकालें तो उससे कहीं ज़्यादा ऊर्जा की क्या होता है, आवश्यकता होता है। वजह ये होता है कि जैसे हम क्या करते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते जाते हैं भाई, जैसे पहला इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए, जैसे ही पहला इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं ना, ये जो इलेक्ट्रॉन दूसरा वाला होता है वो नाभिक के साथ क्या करता है, थोड़ा सा ज़्यादा आकर्षण प्रदर्शित करता है, क्योंकि एक निकल गया तो उसका जो है क्या हो जाता है, नाभिक तरफ खिंचाव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इसलिए वो थोड़ा सा ज़्यादा आकर्षण प्रदर्शित करता है। और ज़्यादा क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने से क्या होता है, आकार छोटे होते जाता है ना भाई। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे आयनिक त्रिज्या में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो आयनिक त्रिज्या कम होता है, तो ये आकर्षण थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसलिए पहले की अपेक्षा दूसरा इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा कठिन होता है। अब दूसरा को भी इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हम लोग तो तीसरा क्या होता है, और प्रबलता के साथ नाभिक से क्या हो जाता है, बन जाता है, तो उसको निकालने के लिए और ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होता है। और यही किसके अंतर्गत पढ़ा जाता है, हमारा उत्तरोत्तर आयनन एंथैल्पी के अंतर्गत क्या किया जाता है, पढ़ाई किया जाता है। तो ये किससे रिलेटेड हो गया आपका, ये रिलेटेड हो गया आपका आयनन ऊर्जा से। ठीक है, चलिए अब हम आगे पॉइंट की ओर क्या करते हैं, चलते हैं, जो कि आयनन ऊर्जा से क्या है हमारा भाई, रिलेटेड हैं। तो चले किसके पास हम लोग, नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके पास। ठीक है, चलो आगे है हमारा आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले, क्या देखना है हमको, कारक देखते हैं कि आयनन ऊर्जा को कौन कौन से कारक हैं जो क्या कर सकता है, आपको प्रभावित कर सकता है। तो बहुत सारे कारक हैं जो आयनन ऊर्जा को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, जो आयनन ऊर्जा के मान को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। तो कुछ जैसे प्रभावित करने वाले कारक में तो पहला तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि परमाणु आकार या हम लोग बोल सकते हैं आयनों का आकार, परमाणु आकार, या यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, आयनों का आकार। तो पहला हमारा जो दिया गया है वो है हमारा परमाणु आकार या आयनों का आकार। ये जो परमाणु आकार या आयनों का आकार होता है वो किस तरीक़ा से आयनन ऊर्जा को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं भाई। कैसे, तो हमारा जो परमाणु आकार होता है वो आयनन ऊर्जा को क्या करता है, प्रभावित करता है। यदि परमाणु आकार क्या होता है हमारा, ज़्यादा होता है, परमाणु आकार क्या होता है हमारा, ज़्यादा होता है, तो उस स्थिति में अगर हम बात करें तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है हमारा भाई, कम होता है। तो यदि आपका परमाणु आकार क्या हो, ज़्यादा हो, परमाणु आकार क्या हो, ज़्यादा हो, तो उस स्थिति में आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है आपका, कम होता है। आयनन ऊर्जा का जो मान है, आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है हमारा, कम होता है। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि परमाणु आकार अगर क्या होगा, ज़्यादा होगा, परमाणु आकार ज़्यादा होगा तो आयनन ऊर्जा क्या होगा, कम होगा। परमाणु आकार कम होगा तो आयनन ऊर्जा आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये जो आपको एक छोटा सा समीकरण बताए हैं, इस समीकरण को आप क्या कर सकते हैं, याद में रख सकते हैं। यदि किसी परमाणु का परमाणु आकार बड़ा है तो आयनन ऊर्जा कम होगा, और यदि किसी परमाणु का परमाणु आकार क्या है, छोटा है, तो आयनन ऊर्जा क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा भाई, जैसे क्या होता है परमाणु आकार बढ़ता है, जैसे क्या हो जाता है आपका परमाणु आकार बढ़ जाता है, तो वैसे ही क्या होता है, नाभिक और जो इलेक्ट्रॉन की जो बीच की दूरी है वो बढ़ता है, और बढ़ने से इनके मध्य में जो क्या होता है, जो आकर्षण बल होता है, नाभिकीय जो आवेश बल होता है, या हम बोल सकते हैं आकर्षण जो बल होता है,
आकर्षण बल किनके किनके मध्य, नाभिक में प्लस वाला और अंतिम के इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे क्या होता है आकार बढ़ते जाता है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का आकर्षण बल क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है। और कम हो जाने के कारण जो है इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना उतना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। यही वजह है कि परमाणु आकार बढ़ने से आपका आयनन ऊर्जा का मान कम होता है, क्योंकि परमाणु आकार बढ़ने से नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का दूरी का जो आकर्षण बल है न, या नाभिक और इलेक्ट्रॉन के जो आकर्षण बल है वो कम हो जाता है, और आकर्षण बल कम होने के कारण उस इलेक्ट्रॉन को वहाँ से आसानी से निकाला जा सकता है। यही वजह है कि परमाणु आकार बड़ा होने से आयनन ऊर्जा का मान क्या होते जाता है आपका, कम होते जाता है। या परमाणु आकार छोटा हो तो आयनन ऊर्जा बढ़ता है। क्यों? क्योंकि परमाणु आकार अगर क्या होगा, छोटा होगा तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या होगा, कम होगा, और इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी कम होगा तो वहाँ पर नाभिकीय आवेश, या हम बोल सकते हैं नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जो प्रबल आकर्षण बल होगा या उनको बांधने वाला जो आकर्षण बल होगा वो ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन नाभिक से ज़्यादा प्रबलता से बंधा रहेगा और उसको निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका परमाणु आकार और आयनों का जो आकार है उसके अंतर्गत। आप पीरियोडिक टेबल में भी इसको क्या कर सकते हैं भाई, ले सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल आपको पता है कि दाएं से क्या करते हैं, बाएं जाते हैं, तो आकार क्या होते जाता है आपका, कम होते जाता है। तो उस स्थिति में हम बोल सकते हैं कि आवर्त सारणी में जो आवर्त है, क्या है हमारा आवर्त है, उसमें आयनन ऊर्जा का मान जो होता है आपका आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होते जाता है आपका, बढ़ता है। क्या करता है भाई, बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आवर्त में आप बाएं से क्या करते हैं, दाएं की ओर जाते हैं, तो उस स्थिति में आकार क्या होता है जाता है आपका, छोटा होते जाता है। और छोटा होता है मतलब इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण बढ़ जाता है, और आकर्षण बढ़ जाने के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। जबकि आप जानते हैं ऊपर से क्या करते हैं, जब हम नीचे आते हैं उस स्थिति में हमारा क्या होता है, आकार आपका बढ़ता जाता है, और आकार बढ़ने से आयनन ऊर्जा का मान क्या होते जाता है आपका, कम होते जाता है। आयनन ऊर्जा क्या होता है हमारा, कम होता है। आयनन ऊर्जा कम होता है। कहाँ पर कम होगा, जब हम वर्ग में ऊपर से क्या करेंगे, नीचे आएंगे, तो परमाणु आकार बड़ा होगा तो आयनन ऊर्जा का मान कम होगा, क्योंकि परमाणु आकार बड़ा होगा तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो आकर्षण बल है वो कम होगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, उतना आसान हो जाएगा। तो ये तो हो गया परमाणु आकार या आयनों का आकार। आगे हमारा दिया है दूसरा नंबर है, वो है नाभिकीय आवेश। दूसरा नंबर हमारा जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन सा है भाई, हमारा नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश जितना ज़्यादा होगा आयनन ऊर्जा का मान उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसको हम लोग जो है थ्योरी आप जो है समझ के लिखना है भैया आपको। मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नाभिकीय आवेश। नाभिकीय क्या लिख दिया मैं, आवेश लिख दिया, और उसके बाद नाभिकीय आवेश के बाद मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया किसका भाई, हमारा आयनन ऊर्जा का। ठीक है, ये आयनन ऊर्जा मतलब आपको ये बोल रहा है कि जैसे जैसे नाभिकीय आवेश बढ़ेगा आयनन ऊर्जा का मान भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे नाभिकीय आवेश क्या होगा, कम होगा, आयनन ऊर्जा का मान भी क्या होगा, कम होगा। आप चाहेंगे तो थ्योरी क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। ठीक है, क्या बना सकते हैं कि नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा भी क्या होगा, बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है बढ़ते जाता है, और उतना समय हम लोग ऐसे लिखे हैं उसका मान तो होता है कम होते जाता है। जैसे यहाँ पर हम लिखे थे ना, परमाणु आकार लिखे थे, और यहाँ पर क्या लिखे थे हम लोग, आयनन ऊर्जा। तो इसका मतलब ये है, तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, और वो व्युत्क्रमानुपाती था। लेकिन अभी हम जो लिखे हैं वो लिखे हों कैसा है, समानुपाती होता है। मतलब नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। नाभिकीय आवेश का मतलब क्या होता है भाई, नाभिकीय आवेश का मतलब होता है नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बल। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का कौन सा, आकर्षण बल। मतलब आकर्षण बल जितना क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब प्रबलता के साथ बंधा रहेगा, उसको ही हम लोग नाभिकीय आवेश बोलते हैं। तो नाभिकीय आवेश जितना ज़्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़ता के साथ जब क्या रहेगा, बंधा रहेगा, तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि दृढ़ता के साथ अगर इलेक्ट्रॉन बंधा है, किसके साथ बंधा है इलेक्ट्रॉन, दृढ़ता के साथ, नाभिक के साथ। अगर इलेक्ट्रॉन दृढ़ता से बंधा है अर्थात नाभिकीय आवेश ज़्यादा है, तो उस स्थिति में इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालना उतना ही क्या है, कठिन कार्य है। और जितना शिथिलता के साथ बंधा रहेगा, शिथिलता मतलब
कमज़ोर बंधा रहेगा तो निकालना आसान हो जाएगा भाई। जाहिर सी बात है, एक जो है एक कमज़ोर रस्सी को तोड़ना क्या है हमारा इजी है, लेकिन एक मजबूत रस्सी को तोड़ना क्या है कठिन है। तो ऐसा आप ले सकते हैं। तो नाभिकीय आवेश में अगर आपको लिखना रहेगा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये पूरा थ्योरी आपको बोल रहा है कि नाभिकीय आवेश अगर क्या होगा आपका बढ़ेगा या ज़्यादा होगा तो आयनन ऊर्जा का मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर नाभिकीय आवेश कम होगा तो आपका आयनन ऊर्जा का मान भी कम होगा। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ये हो गया नाभिकीय आवेश और क्या इसका हो गया हमारा आयनन ऊर्जा का मान। अब यहाँ पर कुछ अपवाद भी आता है भाई। क्या आता है हमारा, ये अपवाद आता है। अपवाद में क्या क्या आता है उसको हमको क्या करना है, देखना है। अपवाद, अपवाद में क्या होता है कि कुछ चीज़ों में अपवाद पाया जाता है। अपवाद केमिस्ट्री में भरा रहता है। अपवाद मतलब जैसा नहीं होना चाहिए वैसा होता है। तो अपवाद में हम लोग किसको रखते हैं, पहला अपवाद ये है कि यहाँ पर जैसे ये है हमारा बेरिलियम और ये है हमारा बोरान, ठीक है। अब नियमतः आपको पता है कि बेरिलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है ये कितना होता है हमारा भाई, 4 होता है, और बोरान का परमाणु क्रमांक 5 होता है। और आपको ये भी पता है कि बाएं से जब क्या किया जाता है, दाएं जाया जाता है तो आकार क्रमशः क्या होते जाता है आपका, छोटा होते जाता है ना। तो बेरिलियम कौन सा है, वर्ग हमारा 2 का तत्व है, और बोरान जो है वर्ग 13 का तत्व है। तो हम बाएं से जब दाएं जाते हैं तो आकार क्या होता है आपका, धीरे धीरे छोटा होते जाता है। मतलब यहाँ पर जो है बोरान का जो आकार है, परमाणु आकार है, ये छोटा है ना। परमाणु आकार इसका क्या है, छोटा है। परमाणु आकार ये क्या है भाई आपका, छोटा है। किसका छोटा है, ये हमारा जो बोरान होता है उसका, किसके अपेक्षा, हमारा बेरिलियम के अपेक्षा। परमाणु आकार इसका बड़ा है, परमाणु आकार बड़ा है। किसका बड़ा है भाई, तो बेरिलियम का। तो नियमता क्या होना चाहिए, बोरान का जो क्या होता है हमारा जो आयनन ऊर्जा है वो अधिक होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसका परमाणु आकार छोटा है तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच के जो क्या है आकर्षण है वो ज़्यादा है। और आकर्षण ज़्यादा है मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, कठिन है। किनके अपेक्षा, बेरिलियम के अपेक्षा। फिर भी यहाँ पर ये बोल रहा है कि बेरिलियम का जो परमाणु आयनन ऊर्जा है वो क्या होता है आपका, ज़्यादा होता है। किसके अपेक्षा, बोरान के अपेक्षा। अगर आयनन ऊर्जा की बात करें हम लोग तो आयनन ऊर्जा किसका ज़्यादा है भाई, हमारा बेरिलियम का आयनन ऊर्जा ज़्यादा है और बोरान का आयनन ऊर्जा कम है। इसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण ये है कि बेरिलियम का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूँ तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 और ये क्या होता है 2s2 होता है। और बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर मैं लिखूँ तो बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2s2 और 2p कितना होता है हमारा 1 होता है। बात समझ आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा 1s2 2s2 और 2p कितना है हमारा 1 है। इसमें यह है कि हमारा जो बोरान होता है, इस बोरान के अंतिम कक्षक में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन है, हमारा 3 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है भाई हमारा, 3 इलेक्ट्रॉन है। ये देखो ये 3 इलेक्ट्रॉन है। और पी कक्षक में देखें अगर अंतिम में तो केवल 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि न तो पूरित है न पूर्ण पूरित है। लेकिन अगर हम बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम के जो अंतिम कक्षा है एस, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरा भरा है, मतलब पूर्ण न पूरित है। क्या है हमारा ये, पूर्ण पूरित है। और जो पूर्ण पूरित होता है उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना कठिन हो जाता है। किसके अपेक्षा, ऐसा सिंगल हो उसके अपेक्षा। यहाँ पर डबल इलेक्ट्रॉन है, पूर्ण न पूरित है, इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सिंगल इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा क्या होता है, कठिन होता है। यही वजह है कि बेरिलियम का जो क्या होता है आयनन ऊर्जा ज़्यादा होता है और बोरान का आयनन ऊर्जा कम होता है। तो क्वेश्चन अगर आता है कि बेरिलियम और बोरान में बोरान का आकार छोटा है तो बोरान का आयनन ऊर्जा ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन बेरिलियम का आयनन ऊर्जा क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों, तो बताना कि बेरिलियम का जो अंतिम कक्षक होता है उसमें पूर्ण इलेक्ट्रॉन भरा रहता है, जबकि हमारा बोरान जो होता है उस बोरान के अंतिम कक्षक में आपका एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो पूर्ण भरा इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना क्या होता है आपका, बाहर निकालना कठिन होता है। किसके अपेक्षा, सिंगल इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा। यही वजह है कि बेरिलियम का आयनन ऊर्जा आपका क्या होता है, ज़्यादा होता है और बोरान का आयनन ऊर्जा कम होता है। तो इस तरीक़ा से आप पहला पॉइंट को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने भाषा में क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। चलिए भाई अब हम सेकेंड पॉइंट की ओर क्या करते हैं, इसका चलते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है दूसरा अपवाद में, तो ऑक्सीजन और किसको लिया गया है, नाइट्रोजन को लिया गया है। किसको लिया गया है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब जानते हैं कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। और आपको ये भी पता है कि 7 के बाद 8 आता है। तो उस स्थिति में हम जानते हैं कि
परमाणु क्रमांक क्या होते जाता है आपका, परमाणु आकार क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है आपका, घटते जाता है। तो आपका ऑक्सीजन का परमाणु आकार छोटा होता है और नाइट्रोजन का परमाणु आकार बड़ा होता है। तो नियमतः तो ये है कि ऑक्सीजन का आयनन ऊर्जा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, आयनन ऊर्जा ज़्यादा होना चाहिए, और नाइट्रोजन का आयनन ऊर्जा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। बट जस्ट अपोजिट है इनका, जो नाइट्रोजन का जो आयनन ऊर्जा होता है वो ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन का आयनन ऊर्जा क्या होता है आपका, कम होता है। वजह ये होता है कि जो नाइट्रोजन होता है उसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, क्या देखें उसका, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें भाई, ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखें तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो 1s2 2s2 और 2p3 होता है। तो 3 अंतिम में है और p कक्षक में केवल कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। और अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ तो परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो 1s2 2s2 2p कितना होता है, 4 होता है। तो इसमें p कक्षक में अगर मैं बात करूं तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होता है हमारा, 4 इलेक्ट्रॉन होता है, और ये 2 अपूरित होता है, मतलब वो अयुग्मित होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारा जो नाइट्रोजन का जो हमारा 3 इलेक्ट्रॉन है ये अर्धपूरित है। क्या है हमारा, अर्धपूरित है, अर्धपूरित है। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार की कंडीशन नहीं दिख रहा है। और इससे पहले वाले लेसन में आप पढ़े हैं कि जो कक्षा क्या होता है हमारा अर्धपूरित या पूर्ण पूरित होता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है या उनकी स्थायित्वता बढ़ जाता है। यही वजह है कि नाइट्रोजन में अर्धपूरित क्या पाया जाता है, कक्षा पाया जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना ऑक्सीजन में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा कठिन हो जाता है। यही कारण है कि नाइट्रोजन का आयनन एंथैल्पी क्या होता है आपका, ज़्यादा, और ऑक्सीजन की आयनन एंथैल्पी कम होता है। तो ये दो अपवाद क्या किया जा सकता है, इसके अंतर्गत लिखा जा सकता है। थर्ड अपाइन की अगर हम बात करें, कौन सा अपाइन का, थर्ड अपाइन, तो हमारा जो नोबेल गैस होता है, मतलब जो 18वें समूह के जो तत्व होता है, 18वें जो क्या है हमारे समूह हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नोबेल गैस कहते हैं। तो 18वें समूह के जो क्या है हमारे तत्व है उसका आयनन ऊर्जा उच्च होता है। उसका जो हमारा क्या होता है भाई, आयनन ऊर्जा क्या होता है हमारा, ये उच्च होता है। तो आयनन ऊर्जा उसका उच्च होता है, क्योंकि ना तो इलेक्ट्रॉन देता है ना इलेक्ट्रॉन लेता है भाई, इसलिए उसका आयनन ऊर्जा हमारा क्या होता है, उच्च होता है। तो इस तरीक़ा से नाभिकीय आवेश के अंतर्गत इतने सारे पॉइंट को क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। और यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से नाइट्रोजन का आयनन एंथैल्पी ज़्यादा होता है, क्यों, इस टाइप का। तो ये हो गया हमारा सेकेंड नंबर का प्रभावित करने वाले क्या हो गए, कारक। तीसरा नंबर है हमारा प्रभावित करने वाले कारक में, वो है हमारा ये थर्ड नंबर है ना भाई, है ना, पहले इससे पहले जो देखे वो दूसरा है। यह तीसरा नंबर है कक्षकों की आकृति, है ना, या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की वेधन क्षमता, है ना। कक्षकों की आकृति, कक्षा नहीं बोल रहा है ना, कक्षकों बोल रहा है। और कक्षक को किससे दर्शाया जाता है भाई, आपको पता है, कक्षकों को दर्शाया जाता है, कक्षक को दर्शाया जाता है एस पी डी और एफ जो होता है इसको दर्शाया जाता है। जैसे आपको पता है कि एस में हमारा 1 कक्षक होता है, पी में जो है 3 कक्षा होता है, डी की बात करें तो इसमें 5 कक्षा होता है, और अगर एफ की बात करें तो इसमें क्या होता है हमारा 7 कक्षा होता है। कितने कक्षा, 7 कक्षा। तो यहाँ पर कक्षकों की आकृति बोल रहा है, आपको आकृति भी पता होगा। एस कक्षक की आकृति कैसा होता है, गोलाकार होता है, मैं पहले सब चीज़ को बता चुका हूँ भाई, है ना। तो एस कक्षक की आकृति होता है गोलाकार, पी कक्षक की आकृति होता है आपका द्विडम्बलाकार, है ना, ये डम्बलाकार होता है, पी कक्षक का डम्बलाकार होता है इस प्रकार से, है ना। और डी की बात करें तो क्या होता है हमारा द्विडम्बलाकार। तो यहाँ पर क्या होता है, कक्षकों की आकृति या इलेक्ट्रॉनों की भेदन क्षमता पर निर्भर करता है। भेदन क्षमता का मतलब होता है, ये हमारा नाभिक है और नाभिक के सबसे नज़दीक रहता है एस, उसके बाद रहता है पी, उसके बाद रहता है डी और उसके बाद रहता है आपका एफ। तो जो सबसे क्या होता है उसका नज़दीक वाला होता है, या नज़दीक वाला जो कक्षक होता है उनका जो स्थिति है वही उनकी भेदन क्षमता को क्या करता है आपका प्रदर्शित करता है। किसको शो करता है भाई, भेदन क्षमता को। मतलब जो नाभिक के क्या होता है सबसे
नज़दीक में रहता है वो नाभिक से ज़्यादा प्रबलता के साथ बंधा रहता है, वही उनकी भेदन क्षमता होता है। चूँकि हमारा क्या होता है, जो एस कक्षक होता है, ये एस कक्षक नाभिक से क्या होता है, बहुत नज़दीक रहता है, इसलिए वहाँ पर का जो भी इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से क्या होता है, प्रबलता के साथ क्या होता है, आपका बंधा होता है। अगर हम पी कक्षक की बात करें तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसका थोड़ा सा नाभिक के साथ जो है उतना प्रबलता नहीं पाया जाता है, थोड़ा सा उसके बीच में दूरियाँ ज़्यादा आ जाता है। डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन की दूरियाँ और आ जाता है और एफ कक्षक की दूरियाँ और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस स्थिति में अगर हम देखें तो किनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है भाई, एफ कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, लेकिन अगर एस कक्षक से बात करें तो इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा क्या है, कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि वो नाभिक के क्या है, सबसे नज़दीक है और आकर्षण बल उसका ज़्यादा है। यही वजह है कि एस कक्षक की जो क्या होती है, जो आयनन ऊर्जा होती है वो सबसे क्या होती है भाई, ज़्यादा होती है। उसके बाद पी कक्षक की, उसके बाद डी और उसके बाद एफ। तो सबसे कम किसकी होती है, हमारी एफ की होती है। तो सबसे ज़्यादा आयनन ऊर्जा अगर हम देखें तो वो एस कक्षक की पाई जाती है, और वह एस कक्षक की इसलिए पाई जाती है क्योंकि उनकी नाभिक के प्रति आकर्षण क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये तो हो गया आपका कक्षकों की आकृति या इलेक्ट्रॉनों की भेदन क्षमता के आधार पर। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा और कुछ पॉइंट देखते हैं। वो है हमारा 4th नंबर। कौन सा नंबर है हमारा? 4th नंबर। इसकी हम लोग बात करते हैं। ठीक है भाई, 4th नंबर की बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, 4th नंबर क्या है? परिरक्षण प्रभाव। क्या है परीक्षण प्रभाव, या इसी को आवरणी प्रभाव कहते हैं। इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे, परिरक्षण प्रभाव क्या है बोल के। परिरक्षण प्रभाव आप थ्योरी अपने मन से लिखना, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, ये हमारा नाभिक है, ये हमारा क्या है भाई, नाभिक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा कक्षा है। तो आपको पता है ये फर्स्ट कक्षा है, मान लो ये हमारा कौन सा है भाई, हमारा फर्स्ट कक्षा है। ये पहला हो गया, ये दूसरा कक्षा, और ये तीसरा, और ये चौथा कक्षा है। आपको पता है कि प्रत्येक कक्षा में कुछ न कुछ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पाया जाता है। पहला कक्षा हो गया, दूसरा हो गया, और ये क्या हो गया, तीसरा कक्षा, और ये चौथा कक्षा। अब सब में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है भाई, सभी कक्षा में कुछ न कुछ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो ना परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, तो अंतिम कक्षक में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन का, है ना। तो हम लोग सिंपल लिखेंगे तो लिख सकते हैं, किसी परमाणु के अंतिम कक्षक में या कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों का किसी परमाणु के अंतिम कक्षक में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों का अंतिम कक्षा से पहले उपस्थित, है ना, अंतिम कक्षा से पहले कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों द्वारा। तो किसी परमाणु के अंतिम कक्षक में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों का अंतिम कक्षा से पहले कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रतिकर्षण क्या कहलाता है, हमारा परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, हमारा परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। तो ये यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, परिरक्षण प्रभाव को इस प्रकार से क्या कर सकते हैं भाई, आप परिभाषित कर सकते हैं। परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण क्या है हमारा, ये प्रभाव। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा ये, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा नाभिक है, और ये हमारा पहला, यहाँ पर एक कक्षा है पहला, और ये हमारा दूसरा कक्षा है। तो दूसरे कक्षक का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इन इलेक्ट्रॉनों पर इससे पहले वाला जो कक्षा है, इससे जो पहले वाला क्या है, हमारा जो
कक्षा है। इससे पहले वाला कक्षा मतलब पहला कक्षा। तो यहाँ पर के इलेक्ट्रॉन इसको क्या करता है, जो प्रतिकर्षण करता है। अंतिम कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों को उससे पहले वाले जो कक्षा है उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो भी क्या होता है, प्रतिकर्षण करता है। यही प्रतिकर्षण आपका क्या कहलाता है, परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। और परिरक्षण प्रभाव जितना ज़्यादा होता है, परिरक्षण प्रभाव जितना क्या होगा, ज़्यादा होगा, आपका आयनन ऊर्जा उतना कम होगा। आयनन ऊर्जा उतना क्या होगा, आपका कम होगा। आयनन ऊर्जा उतना क्या होगा भाई, कम होगा। क्यों? क्योंकि परिरक्षण प्रभाव जितना ज़्यादा होगा ना, वो अंतिम कक्षक के इलेक्ट्रॉन को उतना ज़्यादा प्रतिकर्षित करेगा। और जितना ज़्यादा प्रतिकर्षित करेगा, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ेगा। और नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी जब बढ़ेगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा और आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। यही वजह है कि परिरक्षण प्रभाव बढ़ने से आयनन ऊर्जा का मान घटता है और परिरक्षण प्रभाव कम होने से आयनन ऊर्जा का मान कम होता है। तो इस तरीक़ा से इस पॉइंट में आप क्या कर सकते हैं, इन पॉइंटों को, इन बातों को लिख सकते हैं। और अलग से परिरक्षण प्रभाव पूछा भी जाता है, तो इसको भी आपको रखना है। चलिए, एक लास्ट इसमें पॉइंट है, वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। ये 5th पॉइंट है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के सममिति, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के सममिति के आधार पर भी आप बता सकते हैं। आपको पता है हुंड के नियम पढ़े हैं, पाउली का नियम पढ़े हैं, है ना, वो सब में आप देखे हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सममिति के आधार पर कैसे आयनन ऊर्जा जो है आपका प्रभावित होता है भाई। तो ये होता है, आपको 2 प्रकार के कक्षक पता है, अभी मैं आपको बता रहा था। एक होता है अर्धपूर्ण कक्षा, एक क्या होता है हमारा, अर्धपूर्ण कक्षा। अर्धपूर्ण क्या होता है हमारा, कक्षक होता है। और एक होता है हमारा पूर्ण पूरित कक्षक। पूर्ण पूरित कक्षक, पूरा भरा कक्षक को क्या बोलते हैं, पूर्ण पूरित कक्षक, है ना। और जो आधा भरा होता है उसको अर्धपूरित कक्षक कहते हैं। तो जो अर्धपूरित कक्षक होता है और जो क्या होता है पूर्ण पूरित कक्षक होता है, ये जो है अपेक्षाकृत क्या होता है, अन्य कक्षकों में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा ज़्यादा क्या होता है भाई, स्थायी होता है। क्या होता है हमारा, स्थायी होता है। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन होता है, तो ये ज़्यादा स्थायी होता है। मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते हैं। तो इन ऐसे जो अर्धपूरित या पूर्ण पूरित वाले जो भी हमारे तत्व होते हैं, उनका जो आयनन ऊर्जा है, उनका जो क्या है हमारा आयनन ऊर्जा है, वो हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। आयनन ऊर्जा क्या होता है, ज़्यादा होता है। बस इसमें इतना ही आपको क्या करना है, आपको बताना है, और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और आगे वाला जो क्लास है वो हम लोग क्या करने वाले हैं, आने वाले वीडियो में करने वाले हैं। फ़िलहाल हम लोग इस क्लास को यहीं पर क्या करते हैं, विराम करते हैं भाई।